मैंने सुना है आपको एजाक्स रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, ना ही आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट जानते हो। किस काम के जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो आप जब आपको ना एजाक्स आता है ना ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने आता है? मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, नो प्रॉब्लम। एक बच्चे ने कमेंट किया कि बहुत भारी है सर। समझा देता हूँ आपको 5 मिनट में, बहुत ईजी लगेगा, इंपॉर्टेंस भी आप समझ पाओगे सच में क्या इंपॉर्टेंस है। और एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को एजाक्स रिक्वेस्ट आना चाहिए, सीधी सी बात है। आपको नहीं आता है, आप किसी काम के नहीं हो। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन पे आप काम नहीं कर पाओगे। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन का मतलब हो गया जो सर्वर पे डाला जा चुका है, कंटिन्यूअस, जिसमें बदलाव हो रहा है, जिनको कस्टमर्स यूज़ करते हैं यानी कि यूजर यूज़ करते हैं, जनरली वो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होता है। वेबसाइट बनाते क्यों? यूजर यूज़ ही नहीं करेगा तो वो वेबसाइट किस काम का? तो एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन यानी कि जिस वेबसाइट को यूजर यूज़ करता है उसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट का, एजाक्स रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर फ्रंट एंड डेवलपर ने इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है? एजाक्स रिक्वेस्ट क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज के वीडियो में। सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये समझने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। बेसिक जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक होती है ना, वो आनी चाहिए। और हाँ, मेरे साथ 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज आप कर रहे हो कि नहीं? रात के 7 बजे कंप्लीटली लाइव। आज 40वां दिन है। अगर आज ये वीडियो अपलोड होता है तो बाद में अपलोड होता है तो शायद वो डे कुछ और होगा। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो कंप्लीटली बिगिनर के लिए है। मैं इसमें सिखा ही रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे काम कैसे करते हैं, क्या होता है जावास्क्रिप्ट। तो टोटल 75 डेज तक मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट का, जिसमें से 40 या 41 या 42 डेज निकल चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखोगे। और कम्युनिटी पोस्ट में आपको लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप चाहते हो कि हमारे साथ आप 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करो ताकि एक दिन भी आपका मिस ना हो, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, तो अभी शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं को शेयर किया जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं ना, तो वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि हाँ, जो मैं देख रहा हूँ इसको सीखने में मुझे मज़ा आएगा। ये बड़ा ही क्रिएटिव चीज़ है। कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद किसी चीज़ को रियलाइजेशन होती है, किसी पर्सन को रियलाइजेशन होता है कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद, देखने के बाद, कोड पैटर्न वगैरह देखने के बाद। तो आप ये मत सोचना शेयर करने से पहले कि ये स्टूडेंट या ये मेरे फ्रेंड या ये मेरे फैमिली मेम्बर तो इस फील्ड से बिलोंग करते ही नहीं। एटलीस्ट आप शेयर करके देखो, हो सकता है उसमें से कोई एक इंटरेस्टेड हो जाए और हमारे चैनल पे आ जाए। चैनल ग्रो होगा तो इससे मेरे साथ साथ आप भी आगे जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए, और जो मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है आईटी के फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में। अगर आपको एजाक्स रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके सामने आज क्लियर हो गया तो हमेशा आप कमेंट करोगे कि जल्दी से पढ़ा दीजिए सर एजाक्स रिक्वेस्ट। चलिए समझते हैं कि क्या होता है एजाक्स रिक्वेस्ट। देखिए, एजाक्स रिक्वेस्ट को जनरली इसका 2 नाम है। आप कहो एजाक्स रिक्वेस्ट या आप कहो एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बात एक ही है। समझे? आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोलो या एजाक्स रिक्वेस्ट बोलो, बात एक ही है। लेकिन 2 अलग अलग नाम क्यों है, थोड़ा इसको जानते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो पुराना वर्जन है ना, उसको जनरली हम कहते हैं कॉमन जेएस, यानी कि कॉमन जावास्क्रिप्ट। ये पुराना वर्जन है जावास्क्रिप्ट का जो अभी आप सीख रहे हो मुझसे 75 डेज हार्ड चैलेंज में। अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम नया क्यों नहीं सीखेंगे, पहले पुराना क्यों सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि पुराना जावास्क्रिप्ट आएगा तो ही नया जावास्क्रिप्ट में आप कुछ काम कर पाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि नया जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है, पुराना जावास्क्रिप्ट में ही कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, हो गया नया जावास्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है कि नया जावास्क्रिप्ट कंप्लीट अलग तरीके से सीखते हैं, नहीं। इसलिए पहले कॉमन जेएस सीखते हैं, यानी कि पुराना जावास्क्रिप्ट, फिर हम नए जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। ठीक है, नया जावास्क्रिप्ट कौन है? ES6 है। तो नए जावास्क्रिप्ट के शब्दों में आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोलते हो, पुराने जावास्क्रिप्ट के शब्दों में आप कहते हो एजाक्स रिक्वेस्ट। तो दोनों में से कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। ओके, अभी जो 75 डेज हार्ड चैलेंज आपका चल रहा है उसमें नंबर फर्स्ट आप मुझसे कॉमन जेएस सीखोगे और 75 डेज खत्म होते होते तक मैं आपको यहाँ तक ले आऊँगा, ES6 तक। नया वर्जन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पुराना जावास्क्रिप्ट में जितना है ना, उसी में कुछ फीचर्स ऐड करके नया जावास्क्रिप्ट को बनाया गया है।
अब समझते हैं कि एजाक्स रिक्वेस्ट होता क्या है, क्योंकि एजाक्स रिक्वेस्ट आप जान जाओगे तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी जान जाओगे, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। ठीक है, एक यूज केस समझिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व करता है, अपने आप पता चल जाएगा कि एजाक्स रिक्वेस्ट होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाया। ई कॉमर्स वेबसाइट जानते हैं ना, नहीं पता है क्या? एक ऐसा वेबसाइट जहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, फिजिकल या डिजिटल, वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, है ना। जैसे Myntra.com, Flipkart.com, Amazon.com, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। भविष्य में आपको ऐसा वेबसाइट बनाना होगा तो जनरली प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए आप पेज बनाओगे ना, जहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिटेल आप दिखाओगे। हाँ, यहाँ देखिए, तो मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया product.html, जो आप समझ सकते हो ना, उसी का नाम ले रहा हूँ, product.html आसानी से आप समझ सकते हो। तो उस फाइल में आपने आप क्या करोगे, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करोगे। हर प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का टाइटल होगा, टाइटल जानते हैं ना, प्रोडक्ट का नेम, जैसे कि मेन जीन्स ब्लू, Lenovo लैपटॉप 350, इस तरीके से ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, जैसे कि हो सकता है 20 रुपीज़, इस तरीके से प्राइस होगा प्रत्येक प्रोडक्ट का। चलिए, आपने HTML वाले पेज में प्रोडक्ट का फ़ोटो सेट कर दिया, टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, रेटिंग्स को डिस्प्ले कर दिया, और आपने वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर दिया। डिप्लॉय का मतलब सर्वर पे डाल दिया। कल हो के प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, जैसे पहले आपने लिखा होगा, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम आपने लिखा है पहले मेन जीन्स, ओके, प्रोडक्ट 1 का आपने नाम लिखा है मेन जीन्स। कल हो के आप चाहते हो कि ये मेन जीन्स के नेम को मिटाकर मैं ऐसे कर दूँ मेन ब्लू जीन्स, आप कैसे करोगे, क्या तरीका होगा? सिंपली आप product.html को एडिट करोगे, और जहाँ मेन जीन्स रिटर्न होगा ना, मान लीजिए H1 से आपने राइट किया होगा, तो उसको आप मिटाकर मेन ब्लू जीन्स कर दोगे, यही तरीका होगा ना। फिर सेव करोगे, उसके बाद उस कोड को अपलोड करोगे सर्वर पे, क्योंकि सर्वर पे तो पुराना product.html है जिसमें रिटर्न है मेन जीन्स, और आपने नया बदलाव किया उस सोर्स कोड में जो आपके कंप्यूटर पे था। अब इस सोर्स कोड को अपने सर्वर में डालिएगा, तभी तो मेन जीन्स बदल कर मेन ब्लू जीन्स वहाँ पे दिखेगा आपके वेबसाइट के यूजर को। ये प्रोसेस होगा, ये बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है। ज़रा आप सोचो ना, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स है, 100 प्रोडक्ट्स है, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी किसी का नाम चेंज करना होगा, कभी किसी का फ़ोटो चेंज करना होगा। क्या आप हर बार कोड में जाकर एडिटिंग करोगे, और एडिटिंग करने के बाद क्या आप बार बार उसको सर्वर पे डिप्लॉय करोगे? ऐसे नहीं होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसे काम नहीं होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का मतलब जिससे सच में प्रोडक्ट सेल होता हो, जिसको यूजर सच में यूज करते हो, जिसके लिए कोई प्रोफेशनल डोमेन हो something.com के नाम से। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो सच में वेबसाइट होती है ना, उसमें ये प्रोसीजर नहीं होता है। मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया। देखिए, मैं एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ आपको कि सच में एक अच्छे वेबसाइट में क्या अप्रोच होता है, जिससे हम प्रोडक्ट्स वगैरह को डिस्प्ले करते हैं, और कभी भी बदलाव करना होता है तो ईजिली कर लेते हैं। देखिए, जिनसे भी आप वेबसाइट बनवाओगे, जो भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे ना, वो आपको एक CMS बिल्ड करके देंगे। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होगा जो आपके वेबसाइट के अंदर ही खुलेगा, सब नहीं खोल पाएगा इसको। उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, जैसे वो प्रोटेक्टेड होगा। जनरली वेबसाइट के ओनर के लिए ये सॉफ्टवेयर बनता है, ताकि वेबसाइट में चीज़ों को वो अपडेट कर सके, चेंजेस वगैरह कर सके। तो इसी CMS सॉफ्टवेयर में आपको फीचर मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाओगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, आपसे ये पूछेगा कि बताइए प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। फिर ये आपसे पूछेगा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताइए। फिर ये आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस बताइए। उसके बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट का इमेज बताइए, इमेज अपलोड कीजिए, कौन सा इमेज आपको प्रोडक्ट के लिए डिस्प्ले करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, सबमिट ऐसे करोगे, ऑटोमेटिक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर में स्टोर हो जाएगा। सर्वर क्या होता है? जिसको आप खरीदोगे, जिसके लिए आप रेंट पे पैसा दोगे किसी कंपनी को,
जो आपसे पर मंथ पैसा लेगी वेबसाइट को के सोर्स कोड को रखने का, ताकि आप something.com राइट करो ना तो आपका वेबसाइट का कोड आपके यूजर के सामने खुले। तो सर्वर कोई दूसरा मशीन नहीं होता है, कंप्यूटर ही होता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में वेब सर्वर के नाम से जानते हो। वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंजीनियर्स की देख रेख में होता है, 24/7 स्टार्टेड मोड में होता है। इसलिए किसी भी वेबसाइट को रात के 12 बजे आप खोलो, सुबह के 3 बजे खोलो या 10 बजे खोलो, दोपहर के 1 बजे खोलो, किसी भी वक्त खोलो, किसी भी कंट्री से खोलो, अपने आप वो खुलेगा। कंप्यूटर तो आपके घर पे भी है, क्या आप वहाँ पे अपने वेबसाइट के सोर्स कोड को रख सकते हो? नहीं। कितना देर आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लोगे? स्टार्ट करके रख सकते हो। कभी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो सकता है, कभी, और जनरली जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट का सोर्स कोड रखते हैं ना, जिस कंप्यूटर से वेबसाइट का सोर्स कोड डिलीवर होगा आपके यूजर को something.com राइट करने के बाद, वो कंप्यूटर को ऑपरेट करना पड़ता है ढंग से, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो एक नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको सर्वर्स की अच्छी जानकारी है, जनरली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग काम करते हैं, ये सब कुछ देख रेख करते हैं सर्वर का, ताकि कोई भी आपका वेबसाइट खोले ना तो खुले, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो वैसे इंजीनियर्स की देख रेख में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं ना तो अपने कंप्यूटर पर नहीं रखते हैं, वेब सर्वर लेते हैं किसी कंपनी से जैसे कि गोडैडी से, होस्टिंगर से, AWS से, उनको पैसा देते हैं मंथली। वो हमारे सोर्स कोड को मैनेज करते हैं अपने कंप्यूटर पे, 24/7 उनका सर्वर स्टार्टेड होता है, समझे? तो सर्वर का ये मतलब हुआ। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने CMS सॉफ्टवेयर आपको बना कर दिया, उसने एक फीचर दिया आपको कि आप यहाँ से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करो। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, आपके सर्वर के अंदर, अभी जिस सर्वर की बात कर रहा हूँ ना, उस सर्वर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, बड़ा ही नाम आपने सुना होगा, डेटाबेस। कोई हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है जो सर्वर के अंदर होता है। इसी डेटाबेस में आपके प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होंगी ना, वो स्टोर हो जाएंगी। प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जो आप यहाँ पे फिलअप किए हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज। रियलिटी में क्या होना चाहिए, जैसे ही आपने इस CMS सॉफ्टवेयर से प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ऐड किया और सर्वर के डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन गया, रियलिटी में अगर आपने सही से कोड किया है ना, तो जो product.html वाला फाइल होगा ना, उसमें ऑटोमेटिक ये नया वाला प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ से ऐड किया होगा, रियलिटी में ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आपने जिस तरीके से कोड किया है, एक एक को H1 से राइट किया है आपने, या स्टैटिकली जिसको आपने लिखा है टैग्स वगैरह की सहायता से नॉर्मल तरीके से लिख दिया है, अगर आपने उस तरीके से कोड किया होगा ना, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप चाहते हो ना कि सर्वर में, डेटाबेस में प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर होते ही मेरा जो वेब पेज है, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट का फोटो डिस्प्ले कर रहा हूँ, टाइटल डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्राइस डिस्प्ले कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाई दे। ऐसा नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको AJAX रिक्वेस्ट आती होंगी या HTTP रिक्वेस्ट आपको आती होंगी और आपने कोड लिखा होगा ऐसा कि जैसे ही सर्वर के डेटाबेस में कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया जाए, ऑटोमेटिक AJAX रिक्वेस्ट product.html वाले पेज पे सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दे इस तरीके से, तभी जाकर CMS सॉफ्टवेयर से जो भी प्रोडक्ट ऐड होगा या एडिट होगा, डिलीट होगा, उसका फ़र्क आपको product.html वाले पेज पे देखने को मिलेगा। अब जरा बताओ कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये AJAX रिक्वेस्ट। आप AJAX रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो ये CMS सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं रहा आपका। ये तो ऑटोमेशन के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बना के दिया होगा ना, ताकि आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़े HTML के शब्दों में। सिंपली मैंने जो सॉफ्टवेयर दिया है आपको, आप उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, अपने आप प्रोडक्ट में बदलाव दिखना चाहिए। तो ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया कि किस प्रॉब्लम को AJAX या HTTP रिक्वेस्ट सॉल्व करता है। अब जानिए, रियलिटी में किसी को एक्सप्लेन करना है कि AJAX रिक्वेस्ट या HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे? सिंपल सी बात है, AJAX रिक्वेस्ट या HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा टेक्निक है जो सर्वर से कम्युनिकेट करने में हमारी सहायता करता है। सीधी सी बात, सर्वर से कम्युनिकेट करने का मतलब है सर्वर से कोई डेटा निकालना, सर्वर से कोई डेटा, सर्वर के अंदर कोई डेटा स्टोर करना, सर्वर में कोई डेटा डिलीट करना और सर्वर में से किसी डेटा को अपडेट करना। तो ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से इंस्ट्रक्शन दो अपने सर्वर को, कुछ बोलो।
तो एजाक्स रिक्वेस्ट और HTTP रिक्वेस्ट का मतलब ये है, एक लाइन में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि एजाक्स रिक्वेस्ट या HTTP रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट का वो टेक्निक है जिससे हम सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं ताकि सर्वर में कुछ स्टोर कर सके, सर्वर से कुछ निकाल सके, सर्वर से कुछ डिलीट कर सके या सर्वर से कुछ अपडेट कर सके। ओके, लेकिन याद रखिए जब आप HTTP रिक्वेस्ट करते हो ना जावास्क्रिप्ट से, तो वो डायरेक्टली सर्वर को हिट नहीं करता है, डायरेक्टली सर्वर को इंस्ट्रक्शन देने का काम जावास्क्रिप्ट का नहीं है। उसके लिए सर्वर का अलग लैंग्वेज होता है। आपने नाम सुना होगा, मल्टीपल लैंग्वेज है जैसे कि Node.js, PHP, जावा, ऐसा आपने नाम सुना होगा। आपने सुना होगा पाइथन। ये सब क्या है? ये सब ऐसे लैंग्वेज है जो सर्वर के अंदर होते हैं। तो जब भी आप एजाक्स रिक्वेस्ट करते हो ना जावास्क्रिप्ट की सहायता से, तो डायरेक्टली आप सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करते हो, नहीं। एजाक्स रिक्वेस्ट करने का मतलब है सर्वर के अंदर जो भी लैंग्वेज है, Node.js है, PHP है, जावा है, पाइथन है, आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। सर्वर से कम्युनिकेट करने का मतलब है कि सर्वर पे जो लैंग्वेज है ना, उनमें से किसी एक से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपको डिलीट करना है उन्हीं को बोलोगे, आपको अपडेट करना है उन्हीं को बोलोगे, आपको स्टोर करना है उन्हीं को बोलोगे, आपको निकालना है उन्हीं को बोलोगे। समझ में आ गया? एजाक्स रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा टेक्निक है जो सर्वर से कम्युनिकेट करने में हमारी सहायता करता है। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो स्टैटिक वेबसाइट बना पाएंगे, डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनेगा। डायनेमिक वेबसाइट वो होता है सर्वर में कुछ भी चेंजेज हो अपने आप यूजर इंटरफेस में फ़र्क दिख जाएगा, ये होता है डायनेमिक वेबसाइट। इससे आगे कोड पैटर्न सीखना होगा आपको, तब ढंग से आप जान पाओगे। तो मेरे साथ कीजिए 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज। इसमें तो सिखाऊंगा ही HTTP रिक्वेस्ट यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट कैसे करना चाहिए। वीडियो समझ में आया होगा मुझे लगता है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है 100% रिप्लाई जाएगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो हमारे साथ 75 डेज हार्ड जावास्क्रिप्ट चैलेंज में। A to Z आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है, एकदम इंटरप्राइज लेवल का, बेसिक से स्टार्ट हो रहा है और इस लेवल पे जा रहा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो डे 1 से शुरू कीजिए और 75 डेज तक सस्टेन कीजिए। रेगुलर वे में आप देखो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट का सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोई पढ़ते हो तो वो होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ही नहीं आएगा तो दूसरा कौन सा लैंग्वेज सीखोगे? और जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद स्कोप ओपन हो जाता है। उसके बाद आप डिसीजन ले लो, आपको डेस्कटॉप ऐप डेवलप करना सीखना है, सीख सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको वेबसाइट डेवलपमेंट पे आगे जाना है, सर्वर की चीज़ें सीखनी है, Node.js, PHP, जावा, पाइथन, इनमें से कोई सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीख लो पहले, उसके बाद सीखते। क्या आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है, पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो उसके बाद सीखते। ये सही प्रोसेस होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।